मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक डोनाल्ड नूथ ने एक बार कहा था, प्रोग्रामिंग एक कला है क्योंकि ये दुनिया भर के ज्ञान को लागू करती है, इसमें हुनर और सरलता की ज़रूरत होती है, और सबसे ख़ास बात क्योंकि इससे सुंदरता की चीज़ें बनती हैं। और आज हम इसी कला की पहली सीढ़ी पर कदम रखने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर है कक्षा 11 की कंप्यूटर साइंस की किताब का अध्याय 5, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो आज हमारा मिशन पाइथन की बिल्कुल बुनियादी संरचना को समझना है, वो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे मिलकर एक प्रोग्राम बनता है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये पाइथन आखिर है क्या? हमारे सोर्स में लिखा है कि ये एक हाई लेवल इंटरप्रेटर आधारित भाषा है। इन भारी शब्दों का मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में हाई लेवल का मतलब है कि ये इंसानी भाषा के काफी करीब है, जैसे अंग्रेजी। इसे पढ़ना और समझना काफी आसान होता है। अच्छा। और इंटरप्रेटर आधारित का मतलब है कि एक खास प्रोग्राम होता है जिसे इंटरप्रेटर कहते हैं, जो हमारे लिखे कोड को लाइन दर लाइन पढ़कर कंप्यूटर को समझाता है। अच्छा, तो ये इंटरप्रेटर एक तरह का लाइव ट्रांसलेटर है जो हमारे लिखे कोड को कंप्यूटर को तुरंत समझाता जाता है। बिल्कुल सही। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई गलती होती है तो हमें फौरन पता चल जाता है। पूरे प्रोग्राम के चलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं करना पड़ता, आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। और शायद यही वजह है कि इसे सीखना आसान माना जाता है और कई बड़ी कंपनियां भी इसे इस्तेमाल करती हैं। और शुरू करने के लिए हमें बस ये इंटरप्रेटर चाहिए, जिसे पाइथन शेल भी कहते हैं। हाँ, जो python.org से आसानी से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कह सकते हैं ट्रांसलेटर आ गया। अब हमें भाषा के शब्द सीखने होंगे। अध्याय में कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स का जिक्र है। ये क्या है? देखिए, किसी भी भाषा की तरह पाइथन के भी अपने कुछ खास शब्द हैं जिनका मतलब पहले से तय है। इन्हें ही कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे इफ, एल्स, फॉर या ट्रू, फॉल्स। सोर्स में उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। करीब 35 शब्द हैं ये। मतलब ये भाषा के वो पक्के नियम हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बिल्कुल, हम इन शब्दों को किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर आते हैं आइडेंटिफायर्स। और वो क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स वो नाम है जो हम यानी प्रोग्रामर अपनी मर्जी से रखते हैं। जैसे हमें किसी की उम्र स्टोर करनी है तो हम उसे एज नाम दे सकते हैं। ये एज एक आइडेंटिफायर है। अच्छा, तो इसके भी कुछ नियम होंगे? हाँ, बस कुछ छोटे छोटे नियम हैं। जैसे नाम किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता और उसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता सिवाय अंडरस्कोर के। ठीक है, तो कीवर्ड्स भाषा के शब्द हैं और आइडेंटिफायर्स हमारे दिए हुए नाम। अब आपने कहा कि हमें एज जैसी जानकारी स्टोर करनी है। ये स्टोर कहाँ होती है? यहीं पर वेरिएबल्स की बात आती है ना? एकदम सही। वेरिएबल्स को आप लेबल लगे हुए कंटेनर या बक्से की तरह समझ सकते हैं। बक्से की तरह? हाँ, जैसे हमने एक बक्सा बनाया, उस पर एज का लेबल लगाया और उसके अंदर 25 रख दिया, तो यहाँ एज एक वेरिएबल है जिसमें 25 वैल्यू स्टोर है। ये तो आसान है, लेकिन कोड लिखते समय कभी-कभी हमें अपने लिए कुछ नोट्स भी तो लिखने पड़ते हैं जो कंप्यूटर को नहीं पढ़ने चाहिए। उसका क्या? बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए होते हैं कमेंट्स। पाइथन में आप हैश सिंबल मतलब हैशटैग के बाद कुछ भी लिखते हैं तो इंटरप्रेटर उस पूरी लाइन को देखता ही नहीं है, उसे नजरअंदाज कर देता है। हाँ, वो सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं ताकि बाद में कोड देखकर समझ आ जाए कि वो क्या कर रहा है। अच्छा कोड लिखने का ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। समझ गया। तो वेरिएबल्स कोड को डेटा याद रखने में मदद करते हैं और कमेंट्स हमें ये याद रखने में मदद करते हैं कि कोड क्या कर रहा है। हमारे सोर्स में एक लाइन है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है, इसका मतलब क्या है? ये पाइथन का एक बहुत ही बुनियादी मतलब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि पाइथन में हर चीज, चाहे वो नंबर 25 हो या टेक्स्ट हेलो, एक ऑब्जेक्ट है। हर चीज। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक पहचान होती है, एक यूनिक आईडी जिसे हम मेमोरी एड्रेस भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हम वो आईडी देख भी सकते हैं? जी, आईडी फंक्शन से हम ये देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना समझना काफी है कि पाइथन हर वैल्यू को एक अलग इंडिपेंडेंट चीज की तरह देखता है। ठीक है, तो हमने डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बना लिए, लेकिन इन बक्सों में हम किस किस तरह का सामान मतलब डेटा रख सकते हैं? यहीं पर डेटा टाइप्स की बात आती है, सही कहा? बिल्कुल। सोर्स में एक चार्ट के जरिए इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। मोटे तौर पर हमारे पास कुछ मुख्य तरह के डेटा हैं। सबसे पहले हैं नंबर्स। इसमें आते हैं इंट यानी पूर्णांक, जैसे 10 - 50। फिर
फ्लोट यानी दशमलव वाले नंबर जैसे 3.14 और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं जो साइंटिफिक कामों में इस्तेमाल होते हैं। और इसी में बूलियन भी आता है ना, जिसकी सिर्फ 2 वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ये किसी स्विच की तरह है, या तो ऑन या ऑफ। एकदम सही। नंबर्स के बाद दूसरा बड़ा ग्रुप है सीक्वेंस। जैसा नाम से ही पता चलता है, इसमें चीजें एक क्रम में होती हैं। अच्छा, एक के बाद एक? हाँ, इसका सबसे आम उदाहरण है स्ट्रिंग, यानी कोई भी टेक्स्ट, जैसे किसी का नाम। इसके अलावा लिस्ट और ट्यूपल भी होते हैं जो कई चीजों का कलेक्शन होते हैं। ठीक है, और भी कुछ है? हाँ, एक मैपिंग टाइप है जिसमें डिक्शनरी आती है। ये की वैल्यू के जोड़ों में डेटा रखती है, जैसे फोन बुक में नाम के साथ नंबर होता है। जैसे नाम राहुल, उम्र 25। बिल्कुल। ये तो काफी तरह के डेटा हो गए। सोर्स में म्यूटेबल और इम्यूटेबल का भी जिक्र है। ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट लगता है। ये बहुत ही जरूरी है और शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो इसे आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, इम्यूटेबल चीजें पत्थर पर लिखी इबारत की तरह है। आप उसे बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते? नहीं, आप सिर्फ एक नया पत्थर लेकर नई इबारत लिख सकते हैं। नंबर्स, स्ट्रिंग्स और ट्यूपल्स इम्यूटेबल होते हैं। अच्छा, मतलब अगर मेरे पास एक वेरिएबल है नेम इज इक्वल टू अमित और मैं इसे बदलकर सुमित करना चाहूं, तो पाइथन अमित को मिटाकर सुमित नहीं लिखता? नहीं, वो मेमोरी में एक बिल्कुल नई जगह पर सुमित लिखेगा और नेम वाले लेबल को उस नई जगह पर चिपका देगा। पुराना अमित वही रहेगा, बस अब हमारा लेबल उससे जुड़ा नहीं है। और म्यूटेबल? इसके उलट म्यूटेबल चीजें एक व्हाइट बोर्ड की तरह हैं। आप उसी बोर्ड पर कुछ भी मिटाकर नया लिख सकते हैं। लिस्ट और डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं। मतलब उन्हें बनाने के बाद भी बदला जा सकता है? हाँ, आप एक लिस्ट बनाने के बाद उसमें नए आइटम जोड़ सकते हैं या पुराने हटा सकते हैं और वो लिस्ट उसी मेमोरी लोकेशन पर अपडेट हो जाएगी। वाह, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका डेटा अनजाने में बदल सकता है या नहीं। बिल्कुल, ये एक छोटा सा अंतर बड़े प्रोग्राम्स में बहुत बड़ी गलतियों से बचा सकता है। चलिए, अब हमारे पास डेटा भी आ गया और उसे रखने के लिए वेरिएबल्स भी। अब इस डेटा के साथ कुछ काम करते हैं। यहीं पर ऑपरेटर्स की भूमिका आती है ना? ये प्लस माइनस जैसे सिंबल। हाँ, ये हमारे औजार हैं। सोर्स में कई तरह के ऑपरेटर्स बताए गए हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये तो हम जानते हैं। हाँ, पर पाइथन में 2 खास ऑपरेटर्स भी हैं। एक है जिसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं। फ्लोर डिवीजन, ये क्या करता है? ये भाग करने के बाद सिर्फ पूर्णांक वाला हिस्सा देता है, दशमलव के बाद का सब हटा देता है। कोई उदाहरण? जैसे 13/4 का जवाब 3.25 नहीं, बल्कि सिर्फ 3 होगा। हाँ, मतलब अगर 13 कुकीज 4 लोगों में बराबर बांटनी हो, तो फ्लोर डिवीजन हमें बताएगा कि हर एक को कितनी पूरी कुकीज मिलेंगी। ये तो काम की चीज है। बिल्कुल। दूसरा खास ऑपरेटर है जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ये घात लगाने के काम आता है। जैसे 5/2 का मतलब है 5 की घात 2 यानी 25। ठीक है, और इसके अलावा? अरिथमेटिक के बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये 2 वैल्यूज की तुलना करते हैं और जवाब ट्रू या फॉल्स में देते हैं। जैसे डबल इक्वल्स टू यानी बराबर है, नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं है, बड़ा है। जी, और यहीं पर एक आम कंफ्यूजन होता है इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू के बीच। हाँ, बिल्कुल, ये एक आम गलती है। अकेला इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये वैल्यू देने का काम करता है। जैसे x इक्वल्स टू 5 का मतलब है x में 5 डाल दो। अच्छा, ये एक आदेश है। हाँ, जबकि डबल इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर है। यह सवाल पूछता है। जैसे x इक्वल्स टू 5 का मतलब है क्या x की वैल्यू 5 के बराबर है? समझ गया। एक वैल्यू देता है, दूसरा सवाल पूछता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में वो शॉर्टकट भी तो होते हैं, जैसे x प्लस इक्वल्स टू 2। हाँ, वो कोड को थोड़ा छोटा और पढ़ने में आसान बनाते हैं। x प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब x इक्वल्स टू x प्लस 2 ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटर्स भी आ गए। सोर्स में एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बीच भी एक अंतर बताया गया है। हाँ, एक्सप्रेशन कोड का कोई भी ऐसा हिस्सा है जो हल होकर एक अकेली वैल्यू देता है। जैसे 5 + 3 एक एक्सप्रेशन है जो हल होकर 8 बन जाता है। या एज 18 भी एक एक्सप्रेशन है जो हल होकर ट्रू या फॉल्स देगा। बिल्कुल। और स्टेटमेंट कोड की एक पूरी इंस्ट्रक्शन होती है जिसे इंटरप्रेटर चला सकता है। जैसे x = 5 एक स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो एक स्टेटमेंट है,
हर एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं होता। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हमें यूजर से बात करनी होगी, उनसे उनका नाम और उम्र पूछनी होगी। ये कैसे होता है? इसके लिए पाइथन हमें दो बहुत ही काम के फंक्शन देता है, इनपुट और प्रिंट। प्रिंट तो स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए होता है ना? हाँ, और इनपुट फंक्शन यूजर से जानकारी लेने के काम आता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत आम गलती होती है जिसका जिक्र सोर्स में भी है। कौन सी गलती? इनपुट फंक्शन हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, यूजर से मिली जानकारी को एक स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट के रूप में ही लेता है। एक मिनट, तो अगर मैं एक प्रोग्राम बनाऊं जो यूजर से उनकी उम्र पूछे और मैं 25 टाइप करूं, तो प्रोग्राम उसे नंबर 25 नहीं बल्कि टेक्स्ट 25 मानेगा? एकदम सही, जैसे किसी टी शर्ट पर लिखा नंबर। और अगर मैं उस 25 में 2 जोड़ने की कोशिश करूं तो प्रोग्राम गणित वाला जोड़ नहीं करेगा, वो 2 स्ट्रिंग्स को चिपका देगा और नतीजा आएगा 252। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बिल्कुल, और यहीं पर टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग की भूमिका आती है। मतलब हमें उस टेक्स्ट को नंबर में बदलना होगा? हाँ, हमें इनपुट से मिली स्ट्रिंग को इंट या फ्लोट जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करके जबरदस्ती नंबर में बदलना पड़ता है। इसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। और कभी-कभी पाइथन ये खुद भी करता है? जी, जैसे जब आप एक इंट और एक फ्लोट को जोड़ते हैं तो नतीजा हमेशा फ्लोट में आता है। इसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। वाह, ये तो छोटी सी बात है लेकिन पूरे प्रोग्राम का लॉजिक बिगाड़ सकती है। और जब ऐसी गलतियां होती हैं उन्हें ढूंढने और ठीक करने को ही डीबगिंग कहते हैं, है ना? हाँ, डीबगिंग किसी भी प्रोग्राम से त्रुटियों यानी बग्स को पहचानने और हटाने की प्रक्रिया है। ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि पाइथन की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए हमें इसके बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना होगा। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स। हाँ, ये वो औजार हैं जिनसे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। और ये छोटी छोटी बातें ही बड़े प्रोग्राम की नींव रखती हैं। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि इन बुनियादी बातों पर अच्छी पकड़ होना आगे चलकर बहुत काम आता है। इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार। हमने शुरुआत डोनाल्ड नूथ के उद्धरण से की थी कि प्रोग्रामिंग एक कला है जो सुंदरता की वस्तुएं बनाती है। हम अक्सर कोड को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं जो समस्या हल करता है, लेकिन सिर्फ समस्या हल करने से आगे बढ़कर कोड अपने आप में सुंदर या सुरुचिपूर्ण कैसे हो सकता है? क्या ये उसकी सादगी में है या उसकी कुशलता में? ये सुंदरता आखिर दिखती कैसी है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।